So very good evening guys. We continue the topic is environmental chemistry. environmental chemistry का फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने कवर कर लिया है जिसमें एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर के सारे लेयर्ड स्ट्रक्चर्स ये पढ़ा हुआ है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर विद देयर डिस्टेंस, ये सब पढ़ लिया है। आज हम लोग लेक्चर 2 कवर करते हैं और लेक्चर 2 में हम लोगों ने जो एयर पोल्यूशन पढ़ा हुआ था उसी के पॉल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम प्रीवियसली कवर कर चुके हैं सल्फर के ऑक्साइड किस तरीके से एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं, दूसरा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। टुडे विल कवर कार्बन के ऑक्साइड। सो बिफोर दैट विल स्टार्ट हाइड्रोकार्बन। So hydrocarbons are also the pollutants which are present in our atmosphere, in our environment, और ये cause करते हैं कैंसर। कैंसर causing agents is hydrocarbon as a pollutants. They cause cancer, so they are carcinogenic। और ये NCERT का वर्ड है। सारा ही चैप्टर्स NCERT बेस्ड पढ़ाया है। NCERT से बाहर कोई सिंगल सवाल नीट या जेई नहीं पूछता है। कैसे ये बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, वो सब हम लोग आगे पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर प्रेजेंट इन आर इन्वायरमेंट विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबशंस ऑफ फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल्स, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, और इसके साथ साथ बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो भी हमें एज अ वेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, एज अ पॉल्यूटेंट्स प्रोवाइड कराते हैं हाइड्रोकार्बन। सो हाइड्रोकार्बन लाइक मीथेन गैस या कोई भी ऐसे कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, दे आर हाइड्रोकार्बन एंड दे आर पॉइजनस विच आर प्रेजेंट excess quantity in the environments. Mainly they are produced by incomplete combustions of fuels, produced by biological decompositions of organic compounds, और कई तरह के सोर्स हैं जो कि हमें हाइड्रोकार्बन एज अ पॉल्यूटेंट्स देते हैं। इसी में हम लोग आगे पढ़ते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। कल हमने ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, किस तरीके से पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO, NO2, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों किस तरीके से पॉल्यूशन कॉज करते हैं एटमॉस्फेयर में, ये डिटेल पढ़ लिया है। सो नाउ विल सी द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। बड़ा इजी टॉपिक है, इजी चैप्टर्स है। just simple reading of the NCERT by taking these chapters or by seeing this lecture, these videos, मुझे लगता है कि जो भी एक सवाल एग्जाम में आता है वो किसी भी हालत में आपसे छूटेगा नहीं, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। सो जो कार्बन है जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होगा वो रिएक्ट करता है एरियल ऑक्सीजन से, एटमॉस्फेयर की एयर से, दैट इज O2 से, और वो लिमिटेड अमाउंट से रिएक्ट किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज द ऑक्साइड ऑफ कार्बन विच इज हाईली पॉइजनस इन नेचर। तो ये हमारे इन्वायरमेंट में हार्मफुल इफेक्ट करता है फॉर द ह्यूमन बीइंग लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। हम लोग ये जनरली जानते हैं कि हमारी बॉडी में RBC के अंदर हीमोग्लोबिन्स प्रेजेंट होता है। ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है बॉडी के अंदर। जैसे ये बाहर से एटमॉस्फेयर से, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन हम लोग ब्रीथ करते हैं, इनटेक करते हैं बॉडी में, वो हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनाता है विच इज़ द ऑक्सीजन सप्लाइड फॉर्म इन आवर बॉडी, और जिसकी वजह से हम सरवाइव करते हैं, सांस लेते हैं और जिंदा रहते हैं। इसी तरीके से अगर इन्वायरमेंट में CO कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाए, इंक्रीज कर जाए एज अ पॉल्यूटेंट, ये गैस ज़्यादा अवेलेबल हो, तो ये हीमोग्लोबिन से HB जो हमारी RBC में प्रेजेंट होता है
उससे कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनाता है विच इज़ हाईली पॉइजनस। और अगर ये हमारे ब्रेन को इसी फॉर्म में सप्लाई कर दिया गया इंस्टेड ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेन को चला गया तो ये डेथ कॉज करा देगा, मतलब पर्सन की डेथ हो जाएगी और कई तरह की बीमारियों से पर्सन ग्रस्त हो जाएगा इफ़ डेथ इजीली नहीं हुआ, अगर लेस अमाउंट ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन सप्लाई हुआ, बट अल्टीमेटली डेथ ही होता है। अब चलिए काम की बात सुनते हैं। जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बना, दिस कॉम्प्लेक्स इज 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन अर्लियर कॉम्प्लेक्स। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स है उससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। और अगर एक बार CO आपने इनटेक कर लिया बॉडी में तो ये 100% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, जो कि ब्रेन को सप्लाई अगर हुआ तो आपकी डेथ कॉज हो जाएगी। फ्री ऑक्सीजन अगर ब्रेन को सिंगल सेकंड भी नहीं मिलता है तो ब्रेन कोमा में चला जाता है, और एक्सेस अमाउंट अगर यही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मिलता रहा तो डेथ हो जाती है। कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कितना डेंजरस या हार्मफुल इफेक्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का। अगर इसका इन्वायरमेंट में इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो इट डायरेक्टली इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। दूसरा हम लोग ऑक्साइड कार्बन का पढ़ते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा एज अ पॉल्यूशन में, पॉल्यूशन इसने इंक्रीज किया, एज अ पॉल्यूटेंट ये काम करता है, तो ये कई तरह की बीमारी कॉज करता है। सो कार्बन के ऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड हमने देखा। नाउ सी द कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ पॉल्यूटेंट वो कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। बड़ा सिंपल है, हम जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड करते हैं। सो बाय द रेस्पिरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी एनिमल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स प्लांट नहीं, जितने भी एनिमल्स हैं सारे एनिमल्स रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज्ड करते हैं। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज्ड किया ये डायरेक्टली इन्वायरमेंट में इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो फिर ये एज अ पॉल्यूशन कॉज करेगा। आगे देखते हैं कैसे। अभी हम देखते हैं कैसे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है एटमॉस्फेयर में। जितने भी आपके फ्यूल्स हैं, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, इनका कंप्लीट कंबसन होने पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज्ड होता है डायरेक्टली इन द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम मार्बल बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं। सो ये जितने भी मार्बल, संगमरमर के ये जो टाइल्स वाइल्स लगे होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं। अगर आप इसे हीट करते हो तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। सो दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। फोर्थ, जितने भी ये जो वल्कनिक इरेप्शन होते हैं, लावा ब्लास्ट होता है, धरती फट जाती है और वहाँ से लावा निकलता है, जो कि हाई टेम्परेचर, बहुत हीट एक सेमी सॉलिड सेल निकलता है, सो उसको हम बोलते हैं वल्कनिक इरप्शन। उसके फटने से भी हमें CO2 गैस मिलती है, इन्वायरमेंट में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है। और ये कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा ही इंक्रीज हो गया तो ये पॉल्यूशन का कॉज करेगा। वैसे CO2 का एटमॉस्फेयर में जो परसेंटेज है वो शायद 0.003% एग्जिस्ट करता है हमारी 100% गैस में, जिसमें 20% ऑक्सीजन, 78% इज N2 गैस, ये O2 गैस, और CO2 गैस का जो परसेंटेज है वो 0.03 है। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो हम बोलेंगे कि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ, मतलब पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज हुआ। तो ये इतनी सारे तरीके से CO2 इन्वायरमेंट में प्रोडक्शन हो रहा है तो वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चाहिए, फिर भी वो नहीं बढ़ता है क्योंकि वो हम बैलेंस कर लेते हैं बाय प्लांट्स।
ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे तो हम बोलते हैं ग्रीन, हमारी जो इन्वायरमेंट रहेगा वो ग्रीन इन्वायरमेंट रहेगा या पॉल्यूशन नहीं रहेगा। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में CO2 को यूज़ करते हैं। तो एटमॉस्फेयर में जो भी CO2 अवेलेबल है उसको एक्सेस ऑफ CO2 को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसे CO2 के फॉर्म में O2 के फॉर्म में रिलीज्ड करते हैं। और इस ऑक्सीजन को लिविंग ऑर्गेनिज्म एज ए ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल ब्रीथ करने के टाइम इनटेक करता है और फिर CO2 निकालता है। तो ये सर्कल चलता रहता है, CO2 को प्लांट लेगा, O2 निकालेगा, O2 एनिमल्स लेंगे, फिर CO2 निकालेगा। और इस तरीके से हम O2 और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इन्वायरमेंट में बैलेंस्ड रखते हैं। लेकिन हमें ये सब पसंद नहीं, हम तो अलग ही तरह के हैं। हम प्लांट को कट करते जाते हैं, काटते जाते हैं, हार्वेस्टिंग कर दे रहे हैं और वहाँ पे बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉल, मॉडर्न सिटी ऐसा बनाए जा रहे हैं जिसकी वजह से गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, लाइफ स्ट्रगल कर रही है, या नेचुरल डिज़ास्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं, सुनामी आना, बाढ़ आना एंड सो इस तरह की चीज़ें हैं। मतलब हम अगर नेचुरल चीज़ों से छेड़छाड़ करेंगे तो नेचर फिर हमें डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, जिसका एक मेन रीज़न है प्लांट की कटिंग करना। बेवजह प्लांट कट करके CO2 O2 के या गैसेस के कॉन्सेंट्रेशन को डिस्टर्ब करना, जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है। सो द इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। तो अगर O2 CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इन्वायरमेंट में बैलेंस्ड है तो प्लांट रहेंगे तो ये बैलेंस्ड रहेगा, तो पॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर प्लांट हम कट कर देंगे तो CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, कई सारी गैसेस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, मेनली CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस बंद हो गया या वहाँ उस एरिया में प्लांट्स नहीं है। जैसे दिल्ली में बहुत कम प्लांट्स हैं, कर्नाटका हुआ, क्या बोलते हैं इसे, मेट्रो सिटीज़ लाइक मुंबई हुआ। तो जहाँ प्लांट कम है और इंडस्ट्री ज़्यादा है, 2-3 हज़ार इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर हैं, तो वो कुछ ना कुछ गैसेस को रिलीज़ करेंगे और वो वहाँ पर पॉल्यूशन इंक्रीज़ करेगा, गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करेगा। और मेनली CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होने से ग्लोबल वार्मिंग होती है, वर्ल्ड वाइज टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है या वार्मिंग होती है, और जिसकी वजह से हमारा सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये थे सारे अभी तक हमने पढ़े, दीज आर दी पॉल्यूटेंट्स विच कॉज pollution in air, so which is called as air pollution और atmospheric pollution. Now आगे ये एक टर्म्स है ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये पढ़ते हैं, बड़ा इजी है, सिंपल है, सुनते हैं। वैसे आप जानते हो ज्योग्राफी का टॉपिक्स है या जनरली आप एसए राइटिंग 9-10 तक ये पढ़ते हो तो भी जानते हो। सो बड़ा डिफ़िकल्ट पोर्शन नहीं है, लाइक एसए राइटिंग लाइक्स है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल 2-3 केमिकल्स के बारे में जानना और टॉपिक को थोड़ा थ्योरेटिकल लिख देना, इतना ही एक्सपेक्टेशन आपसे बोर्ड वाले, स्कूल्स टीचर्स या जेई वाले भी, नीट वाले भी करते हैं। कोई हाईफाई आपसे रिसर्च नहीं मांगेंगे, ठीक है। चलिए, सो ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है एटमॉस्फेयर का, इन्वायरमेंट का, और इंक्रीज द टेम्परेचर इज कॉल्ड वार्मिंग। ग्लोबली ये प्रॉब्लम चालू हो जाएगा इस ग्लोबल वार्मिंग। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ये एक बार देखते हैं, सुनते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअली क्या है, पहले एक ग्रीन हाउस बना होता है, एक कांच का ट्रांसपेरेंट बॉक्स सा लिया जिसे हाउस बोला जा रहा है, और इसके अंदर प्लांटेशन कर दिए, छोटे छोटे पौधे लगा दिए, ट्रीज लगा दिए, प्लांट लगा दिए। अब ये प्लांट कोल्ड एरिया में है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, स्नोफॉल रहता है, आइस गिरती है, और हमें ये पता है कि सीड्स को डेवलप होने के लिए, ग्रो करने के लिए
एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत है। उतना टेम्परेचर मिलेगा तो ही ये सीड्स जल्दी ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, ग्रोथ होगी और पूरी तरीके से प्लांट में कन्वर्ट होगा और अपने फ्रूट्स देगा, मैक्सिमम यील्ड देगा। उसके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर को या सर्वाइवल कंडीशन चाहिए उस इन्वायरमेंट में। लेकिन कोल्ड एरिया में ये सब पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पर इन प्लांट की यील्ड बढ़ाने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए हम एक कांच का बॉक्स बना देते हैं और इस बॉक्स को बोला ट्रांसपेरेंट ये बॉक्स है और दिस ट्रांसपेरेंट ग्लास जार, इसके अंदर कुछ पौधे लगा दिए। ये पौधे क्या करते हैं, जैसे भी वहाँ पे सूरज निकलेगा, थोड़ा बहुत भी अगर धूप निकली तो जो सन रेज है उन सन रेज को ये एब्जॉर्ब करेगा। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, इससे ये मूव कर जाएगा, अंदर पहुंच जाएगा और अंदर पहुंचने के बाद ये प्लांट, ये जो सनलाइट से जो रेज आई, सनलाइट्स आई, उसकी वजह से उसको यूज़ करके सिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे और फोटोसिंथेसिस इस तरीके से इनकी ग्रोथ होगी। अब मैं बोलना क्या चाह रहा कि जो भी ये सन रेज से जो लाइट हीट आई उनको इन प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ गैसेस रिलीज्ड किया, कुछ एनर्जी रिलीज्ड किया और वो रिलीज्ड एनर्जी या हीट इसी ग्लास के अंदर, इसी जार के अंदर एज इट इज़ ट्रैप्ड हो जाएगी, इसी के अंदर रह जाएगी और इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा। और टेम्परेचर इंक्रीज करने से इन प्लांट्स के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसकी ज़रूरत थी जिससे ये फोटोसिंथेसिस करें, वो इसे मिल जाएंगे और इनकी यील्ड बढ़ जाएगी। नेचुरली जो ग्लास के बाहर ओपन एरिया में प्लांट थे उनकी ग्रोथ देखी गई और इस कांच के ग्लास में जो 2-4 प्लांट रखे उनकी ग्रोथ देखी, तो इनकी ग्रोथ फास्ट हुई और इनमें सीड डेवलपमेंट या फ्लावर्स जल्दी आने चालू हो गए, ग्रोथ अच्छी हुई। तो हमें और ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो ये जो प्लांट इस ग्लास के अंदर हैं उनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर देने के लिए हमने कांच के अंदर लाइट पास कराई और वो लाइट बाद में उसी कांच जार के अंदर ट्रैप्ड हो गई, उसी के अंदर घिर गई और वो उस कांच के अंदर हीट इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर को गेन करके ये प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा हुआ rather than rest of the plant which are available in the open area in cold area। तो कुछ ठंडे एरिया में, इसी चीज़ को मैंने लिखा है, ठंडे एरिया में कुछ क्रॉप या प्लांट्स अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाते बिकॉज लेस टेम्परेचर की वजह से। हमें पता है कि हर एक प्लांट की ग्रोथ के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, वहाँ पर प्लांट के लिए अगर कोल्ड एरिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है, उतना ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिल पाता है, तो हम एक ग्रीन हाउस इफेक्ट बना देते हैं। एक कांच के जार में कुछ पौधे रख देते हैं, प्लांट लगा देते हैं और उनका टेम्परेचर उसी कांच के बॉक्स के अंदर बढ़ा देते हैं क्योंकि हीट अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी और फिर वो वहीं घिर जाएगी, बंद रह जाएगी उसी ग्लास के कमरे में, उसी ग्लास में, और जिसकी वजह से उस ग्लास एरिया के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ग्रोथ अच्छी होगी। सो दिस इज द वे टू इंक्रीज द टेम्परेचर इन कोल्ड एरिया एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट। इसी तरीके से ये तो चलिए एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हमने सेट की थी। अब हमारा जो ओपन इन्वायरमेंट है, पूरा अर्थ है, इसमें ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही, कैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा, पूरे अर्थ को तो हमने कांच से कवर नहीं किया है, फिर भी ये ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही जरा सुनिए। हमारे एटमॉस्फेयर में अर्थ के चारों तरफ जो गैसेस होती हैं वो गैसेस के एनवेलप को ही एटमॉस्फेयर बोला जाता है। करोड़ों, मिलियंस, अरबों, खरबों जो भी आप नंबर बोल पाएँ उतने गैसों के मॉलिक्यूल्स, गैसेस के मॉलिक्यूल्स को ही हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और 0 से 10 किलोमीटर्स स्पेस में ये सारी गैसेस अवेलेबल होती हैं और उसे हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीसोस्फेयर, आई नो एंड सो ऑन। तो ये देखिए हमारी अर्थ है
और अर्थ के चारों तरफ गैसेस अवेलेबल हैं। ये गैस जिसमें मेनली हम लोग CO2 के बारे में पढ़ेंगे, तमाम तरीके से CO2 गैस इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस की जा रही थी। ये गैस ही यहाँ पर एक तरह से ग्लास जार का काम कर रहा है जो अर्थ को चारों तरफ से कवर किए हुए है। इस अर्थ पर जैसे ये सनरेज की लाइट आएंगे, सनरेज हुआ, ये जो सन की रेज है, जो हीट है, जो लाइट है, वो इन गैस को पेनिट्रेट करके ही अर्थ तक पहुंच रहे हैं। और इसमें से 75% ये गैसेस सन की जो रेज है, जो हीट है, उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और 25% ये जो सन रेज या हीट है, ये रिलीज्ड होती है, रिफ्लेक्ट होती है और वापस जाती है। और जैसे ये वापस जाएगी, इसे जो चारों तरफ से जो गैसेस हैं, मेनली CO2 गैस है, वो CO2 गैस इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और यहीं पर अर्थ पर ही रोक देगा, वापिस उसको ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या ऐसे ऊपर नहीं जाने देगा। तो इससे क्या होगा, इससे क्या है कि ये जो CO2 ने एक जाल सा बिछा रखा था और निकलने वाली हीट को जो अर्थ से वापस रिफ्लेक्ट हीट हो रही लमसम 25%, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। और एब्जॉर्ब करने से यहीं पर अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा। और टेम्परेचर इंक्रीज होने से वार्मिंग कंडीशन होगी, गर्म लगने लगेगा। और गर्म लगने का रीज़न था कि CO2 गैस, कई सारी गैस है, मेनली CO2 गैस ने एक अर्थ के चारों तरफ एनवलप सा बना रखा है, कांच के जार के जैसा काम कर रहा है, और आने वाली सन रेज को वो एब्जॉर्ब करके यहीं अर्थ पे रोक देता है। और इसके रोकने से अर्थ पर हीट चालू हो जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा, एंड दैट इज कॉल्ड वार्मिंग। तो ये कैसे कम किया जा सकता था? अगर आप प्लांट नहीं काटेंगे या काटते हैं, तो अगर प्लांट नहीं काटोगे तो जो भी CO2 का ये जो एनवलप सा बन रहा है, वो CO2 प्लांट यूज़ कर लेंगे एज अ फोटोसिंथेसिस और उसे कन्वर्ट कर देंगे O2 में। इसका मतलब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज नहीं होगा और एक्सेस ऑफ CO2 नहीं होगा, तो ये ग्लोबल वार्मिंग जैसी कंडीशन भी क्रिएट नहीं होगी। अब एक्चुअली हम तो महान हैं, हमको तो मेट्रो सिटी में रहना है, सिटी वाला बनना है, मॉडर्न बनना है, तो प्लांट काट के और वहाँ पे बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, मॉल, ये सब चल रहा है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग जैसी कंडीशन बढ़ती जा रही है, या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी आप देखिए, आजकल का तो सीज़न ऐसा है, मौसम ऐसा है कि बारिश हो ही नहीं रही है, और ये सब इन्वायरमेंट के डिस्टरबेंस की वजह से है। 4 महीने बारिश होनी चाहिए, 4 ठंड होनी चाहिए, 4 गर्मी होना चाहिए, बट लमसम 6 से 7 महीने तो गर्मी ही रहती है। इसका मतलब एटमॉस्फेयर में इन्वायरमेंट को बहुत छेड़छाड़ करने से ग्लोबल वार्मिंग जैसी कंडीशंस क्रिएट हुई। अब मुझे लगता है ये सब समझ आया। यहाँ पर जो सनरेज हैं वो ट्रेवल्ड हुआ अर्थ पर, और अर्थ के चारों तरफ गैसेस का एक एनवलप बना हुआ है, जिसके थ्रू सनलाइट ट्रेवल करके अर्थ तक पहुँचती है। बाद में वो लाइट और हीट वहीं उस गैस में ट्रैप्ड हो जाती हैं और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। एंड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी लाइफ आने वाले समय में और भी डेंजरस होने वाली है, क्योंकि ये सब जो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जितने भी आइस एरिया होते हैं जहाँ पे आइस जमी होती है, वो सब आइस मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा। हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो जितनी भी आइस वगैरह हैं जो हिमालय पर, ये सब आइस के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, पहाड़ से बने हुए हैं, पोलैंड्स एरिया हैं, वहाँ पे सब ये आइस पिघल जाएगी, फिर बाढ़ आ जाएगी और बाढ़ में हम सब डूब के मर जाएंगे। तो इस तरीके का ग्लोबल वार्मिंग अगर हम करते गए, बढ़ाते गए, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाते गए, तो हमारा मरना भी तय है। तो उससे बचने के लिए हमें इन्वायरमेंट को सेव करना पड़ेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देता है, और जिसकी वजह से
अर्थ के टेम्परेचर का बढ़ना इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। मुझे लग रहा है ये शब्द समझ आया सभी को। इट्स वेरी इजी, इसमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। अगला सवाल आपसे क्या बनता है वो जरा फटाफट सुनिए। ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं, या कौन सी गैसेस को ग्रीन हाउस कहते हैं। मैंने अभी आपको पढ़ा है कि मेनली ग्रीन हाउस में CO2 का रोल है, जिसमें मैंने एक अर्थ के चारों तरफ गैस का जो एनवेलप बनाया था उसमें CO2 गैस के बारे में बोला। बट इसके अलावा मीथेन गैस दैट इज CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ओजोन गैस O3 एंड CFC दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये गैस प्रोड्यूस्ड होती है फ्रॉम AC फ्रेज्ड, जो हमारे घर पर हैं AC फ्रेज रेफ्रिजरेटर, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैस को रिलीज करते हैं और एटमॉस्फेयर को ये बर्बाद करते हैं। एंड लास्ट इज वाटर वेपर H2O इन लिक्विड फॉर्म। सो देखिए, इस पे सवाल एक बार नीट ने पूछा हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन गैस, और ऑप्शन दिया था कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कहीं भी कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं लिखा, सो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। सो आप ये चारों पांचों जो नाम मैंने लिखे इन्हें पढ़ें, ध्यान से प्रॉपरली नोट्स डिज़ाइन करें, बनाएं, और बहुत सिंप्लीफाइड नोट्स मैंने डिज़ाइन किए हैं फ्रॉम NCERT ओनली, सो जस्ट गो थ्रू इट। नेक्स्ट इज एसिड रेन, और इस पे सवाल बनता है, बोर्ड वाले स्कूल वाले आपसे पूछते हैं व्हाट इज एसिड रेन, हाउ इट अफेक्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ताजमहल, मथुरा, वृंदावन एंड सो इस तरीके के जो भी धार्मिक स्थल से वहाँ पे कैसे ये अफेक्ट कर रहा है इस तरीके से। तो चलिए इस पे हम लोग एक बार पढ़ते हैं फटाफट। एसिड रेन क्या होता है, ये वर्ड मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया, जस्ट आई रिकॉल द थिंग्स वंस अगेन। सो सुनिए फटाफट। एसिड रेन में हमने देखा था कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड O3 से रिएक्ट किया, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाया, या O2 से रिएक्ट किया। अगला हमने पढ़ा था सल्फर डाइऑक्साइड या ट्राइऑक्साइड, ये भी हमारे वाटर से रिएक्ट करता है और ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी वाटर से रिएक्ट करता है और कार्बोनिक एसिड बना। तो ये सुनिए जरा, ये सारे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस एज अ पॉल्यूटेंट्स हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं और ये हार्मफुल इफेक्ट करते हैं। तो जैसे ये ऑक्साइड एज अ पॉल्यूटेंट, नाइट्रोजन का, कार्बन का, सल्फर का, ये हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं, और वहाँ पर अगर बारिश हो तो जो वाटर बारिश होती है, जो रेनिंग होती है, वो पानी इन ऑक्साइड से रिएक्ट करके एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन एज अ पॉल्यूटेंट इन्वायरमेंट में बढ़ गया, ये वाटर से रिएक्ट करेगा और H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाएगा, जो कि एक वीक एसिड होता है, और ये एसिड तुरंत डिसोसिएट होता है H+ और HCO3 माइनस, और H+ मिलना मतलब एसिडिक नेचर इंक्रीज होना, मतलब जो पानी हुई, जो बारिश हुई, वो बारिश एसिडिक नेचर की थी, क्योंकि उसका pH जो था वो रेनिंग वाटर का जो pH था वो 5.6 था, मतलब स्लाइटली एसिडिक था। बराबर है क्या? तो अगर जो बारिश नॉर्मली होता है, मतलब जिस टाइम पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं है, जिस एरिया में पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं, जैसे कोई गांव हो, प्योर गांव हो, वहाँ पे खूब ग्रीन प्लांट्स लगे हों, वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, तो वहाँ पे जो रेनिंग वाटर होगा उस वाटर का जो pH देखा जाएगा वो 5.6 है। हाँ, पीने लायक नहीं है बट स्लाइटली एसिडिक है। लेकिन अगर बारिश दिल्ली में हो रही हो, मुंबई हो रही हो, बेंगलोर हो रही हो, या किसी इंडस्ट्री एरिया के आसपास जो रेनिंग वाटर होगा उसका pH इससे कम होगा,
और ऐसे वाटर को हम एसिडिक वाटर कहते हैं। सो व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 दैट इज कॉल्ड एसिडिक रेन, क्योंकि वो पानी अब पानी रहा ही नहीं, वो तो प्योर एसिड बन गया। तो वो पीएच क्यों डिक्रीज हो गया? क्योंकि ऐसा एरिया जहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड भी नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर वहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड उस एटमॉस्फेयर, उस पर्टिकुलर एरिया, उस इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है और बारिश होनी चालू हो गई तो ये नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। मान लो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एज अ पॉल्यूटेंट भी ज़्यादा है और बारिश हो ही रही तो वहाँ पर कार्बोनिक एसिड भी बन रहा है साथ में, और सल्फर डाइऑक्साइड या ट्राईऑक्साइड गैसेस एज अ पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है तो ये H2SO4 बन गया। देखिए अल्टीमेट बारिश का पानी पानी रहा ही नहीं, वो तो इन एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और उस पानी में इन तीनों एसिड के मिक्सचर्स का होना मतलब एसिडिक पीएच इंक्रीज होगा और पीएच इज लेस देन 5.6। अगर पीएच इससे कम हुआ लाइक 0 से 5 तक, 0 से 3 तक को हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, 3 से 5 वीक एसिड और 7 पे न्यूट्रल हो जाता है। इसका मतलब पीएच अगर 5.6 से 432 की साइड चला गया ड्यू टू इंक्रीजेज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड्स, देन दैट इज कॉल्ड एसिडिक वाटर और एसिड रेन। और इसकी वजह से वहाँ पर जो भी धरती है, जो एग्रीकल्चर लैंड्स होगी वो सारी नॉन फर्टिलाइज हो जाएगी, वो अपना एसिडिक नेचर उसमें बढ़ जाएगा उस सॉइल का और वहाँ पे ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, फसल अच्छी नहीं होगी। सो नाउ विल सी द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड। सो कई 3-4 ही हैं जो एनसीईआरटी ने लिखे, फटाफट सुन लेते हैं। दैट इज हार्मफुल इफेक्ट फॉर द प्लांट्स एंड एग्रीकल्चर, क्योंकि जो एसिडिक रेन उस जिस एरिया में हो रही जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे बारिश होगी और बारिश का पानी इन तीनों गैस से मिल जाएगा, NO2 से, CO2 से और SO3 से, और 3 एसिड बना देगा HNO3, HCO3 और H2SO4। तो ये तो देखिए प्योर एसिड ही बन गया। इसका मतलब उस पानी में एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, इसका मतलब वो बेकार पानी है, एसिडिक वाटर है, जो कि जाके सॉइल के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनसे रिएक्ट करके उन्हें बहा ले जाएगा, उन्हें सैंड से, सॉइल से वो न्यूट्रिएंट्स फ्लो करा के बाहर ले जाएगा and soil become banjar या non fertilized. So this is one of the harmful effect of acid rain. Second, acid rain cause the many respiratory disease due to these poisonous oxides of gases mixtures. Next, affect the plant and animal life, mainly they affect the aquatic life. तो ये जो पानी है, जो एसिडिक वाटर है, ये प्लांट को तो बर्बाद कर ही देते हैं और जिस नदी नाले में जाके ये बह के पानी जाएगा उसको भी वहाँ के एक्वेटिक एनिमल्स को, जो पर्टिकुलर साफ़ सुथरे पानी में रहना पसंद करते थे, वहाँ अगर एसिडिक पीएच उस वाटर का बढ़ा देगा तो वो एनिमल्स भी डेड कर जाएंगे, मर जाएंगे। And the very last is, fourth is, it damaged the building like Taj Mahal signing और many जितने भी ये क्या बोलते आपके धार्मिक प्लेसेस हैं, जितने भी मंदिर्स हैं या मोनूमेंट्स हैं, जितने भी ये पुरातात्विक चीज़ें बनी हुई थी उनको भी डैमेज कर रहे हैं। जैसे कि कुतुब मीनार हुआ, ताजमहल हुआ। कुतुब मीनार में तो शायद कोई साइनिंग मैंने तो नहीं देखी दिल्ली में, मैं उसे विज़िट किया हूँ, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, ताजमहल की जो सुंदरता है वो पूरा कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल से बना है, संगमरमर से बना है। तो ताजमहल की जो शाइनिंग है, जो मार्बल की शाइनिंग थी, मार्बल इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट एसिडिक रेन के कांटेक्ट में आएगा, लाइक H2SO4 के कांटेक्ट में आए, ऐसा पानी जिसमें नाइट्रिक एसिड हो,
ऐसा पानी जिसमें कार्बोनिक एसिड हो, तो ये एसिड कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैल्शियम +2 कार्बोनेट -2, तो ये H2 - H+, तो कैल्शियम +2 सल्फेट के साथ जुड़ के कैल्शियम सल्फेट की एक लेयर बना देगा और ये पीली कलर की लेयर हो जाएगी। तो जो इसकी शाइनिंग अपनी खुद की शाइनिंग थी वो डल होनी चालू हो जाएगी ड्यू टू चेंज द another लेयर ऑफ दैट मार्बल, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट गेट चेंज टू कैल्शियम सल्फेट एंड कार्बोनिक एसिड। इस तरीके से ताजमहल की शाइनिंग रिड्यूस होगी, डल होती जाएगी। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आगरा जहाँ पे ये ताजमहल बना हुआ है वहाँ पर मोर देन 3500 इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कि कोई जूता बनाती हैं, आई मीन शूज़ फैक्ट्रीज अवेलेबल है, तमाम तरह के कारखानेज हैं। तो हर लेवल पे, क्योंकि वो एक थोड़ा डेवलप्ड सिटी है, अच्छा सिटी है, तो हर चीज़ के फैक्ट्रीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं, क्लोथ, शूज़ एंड पाइप, प्लास्टिक एंड सो व्हाट एल्स, जो कि मार्केट में अवेलेबल है, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो इन कंपनीज़ के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होने की वजह से वहाँ पे काफ़ी वेस्टेज ऑफ गैसेस निकलता रहता है, जिसकी वजह से उस इन्वायरमेंट में काफ़ी पॉइजनस गैसेस अवेलेबल है और उसकी वजह से वो गैसेस वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ाती हैं, वहाँ का पॉल्यूशन इंक्रीज़ करती हैं। वहाँ पे ये ऑक्साइड ऑफ गैसेस अवेलेबल हैं, जैसे ही बारिश होगी उसके कांटेक्ट में आके वो एसिड का फॉर्म ले लेंगी और वो उस ताजमहल को टच करेंगे, कांटेक्ट में आएगी वो एसिडिक रेन, एसिडिक वाटर एंड दे विल चेंज टू अनदर फॉर्म लाइक कैल्शियम सल्फेट। तो ये केमिकल इक्वेशंस एनसीईआरटी में दी थी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने पहला एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन ख़त्म किया। इसके बाद है आपका पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स एंड उसके बाद वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन। बड़ा इजी है, सो मुझे लगता है कमिंग 2 लेक्चर्स में ये फिनिश हो जाएगा।